पेरिस ओलंपिक में महिला कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय पहलवान विनेश फोगाट अयोग्य घोषित। 50 किलोग्राम में 100 ग्राम वजन ज्यादा पाए जाने पर हुई अयोग्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आड़तियों को दी सौगात। धान की आड़त में 20% बढ़ोतरी व गेहूं की कमी से हुए नुकसान के लिए 12 करोड़ रुपए मुआवजे का किया ऐलान। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों को बांग्लादेश की स्थिति से करवाया अवगत। कहा, बांग्लादेश में लगातार बदल रहे हालात पर रखी जा रही है नजर। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को आज पेरिस ओलंपिक में बड़ा झटका लगा है। उन्हें तय कैटेगरी में ज्यादा वजन होने की वजह से ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती है। बुधवार को उनका वजन करीब 100 ग्राम ज्यादा मिला। इसके बाद उन्हें ओलंपिक महिला कुश्ती से अयोग्य घोषित कर दिया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने इसकी पुष्टि की है। वे आज रात को होने वाले फाइनल मैच में हिस्सा नहीं ले सकेंगी और उन्हें ओलंपिक में कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। मंगलवार को विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया था। वह ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बन गई थी। उन्होंने महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में क्यूबा की वाईजी लोपेज को 5-0 से हरा दिया था। विनेश की नजर अब ओलंपिक के स्वर्ण पदक है, लेकिन वे आज देर रात स्वर्ण पदक के लिए अमेरिका की पहलवान सारा एन से भी भिड़ेंगी। उनके पिता का कथन है कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। विनेश का इस ओलंपिक में सफर शानदार रहा है। अपने पहले मैच में प्री क्वार्टर फाइनल में विनेश ने 4 बार की विश्व चैंपियन व टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट सुशाकी को 3-2 से हराया था। गौरतलब है कि विनेश से पहले केवल 2 पुरुष पहलवान ही ओलंपिक के फाइनल तक पहुंच पाए हैं। वहीं भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। नीरज ग्रुप बी के क्वालिफिकेशन में सबसे पहले थ्रो करने आए और उन्होंने अपने सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पहले ही प्रयास में 89.34 का थ्रो किया और जो 84 मीटर के क्वालिफिकेशन से काफी ज्यादा अधिक था। नीरज ने अपने स्वर्ण पदक के बचाव की बेहतरीन शुरुआत की है। दूसरी ओर एक और भारतीय एथलीट किशोर जेना के क्वालिफिकेशन में 80.73 का स्कोर किया, लेकिन वो फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। अब सभी भारतीयों की नजर 8 अगस्त को होने वाले फाइनल पर लगी है, जब फाइनल में नीरज चोपड़ा एक बार फिर से भारत की ओर से स्वर्ण पदक की दावेदारी पेश करते हुए नजर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ आज इस पर सुनवाई करने वाली है। असल में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस राजवीर सहरावत ने 17 जुलाई को दिए गए अपने आदेश में एक केस में हाईकोर्ट की ओर से शुरू की गई अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी। जस्टिस सहरावत ने अपने आदेश में कहा था कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई अधीनस्थ कोर्ट नहीं है। हाईकोर्ट द्वारा शुरू की गई अवमानना की कार्यवाही में दखल देते वक्त सुप्रीम कोर्ट को एहतियात बरतनी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किए जाने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, माननीय राष्ट्रपति मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई। यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण है क्योंकि हम इस उल्लेखनीय उपलब्धि का जश्न मना रहे हैं। यह भारत और फिजी के बीच मधुर संबंधों को आगे बढ़ाने में राष्ट्रपति के योगदान का प्रमाण है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर कहा कि यह हर भारतीय के लिए बेहद ही गर्व और खुशी का क्षण है। मोदी ने कहा कि यह पुरस्कार राष्ट्रपति के नेतृत्व के साथ साथ दोनों देशों के लोगों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव का भी प्रतीक है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी राष्ट्रपति को बधाई दी है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल संत कबीर कुटीर में हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन व हरियाणा राइस मिलर्स एवं डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने धान की आड़त को लगभग 20% बढ़ाते हुए 45.88 रुपये से 55 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि गेहूं में शॉर्टेज के कारण आड़तियों को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें 12 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 की चावल की एफसीआई को डिलीवरी की आखिरी तारीख 30 जून 2024 तक थी। उस दिन तक जिन्होंने सप्लाई दे दी थी उन्हें हरियाणा सरकार की ओर से 10 रुपये बोनस दिया गया है। कुछ मांगे थी आड़त को लेकर के थी, हमने ये निर्णय किया है कि जो हमारे आड़ती की कम थी 45 रुपये 88 पैसे आड़त थी, अब उसको बढ़ा करके हमने 55 रुपये किया है। उस शॉर्टेज को भी हमने सरकार ने उनको सहयोग करने की बात कही है कि जो शॉर्टेज है पूरे हरियाणा प्रदेश के जो सेलर एसोसिएशन के लोग हैं, आड़ती हैं, जिनके ऊपर ये शॉर्टेज पड़ी है, 12 करोड़ रुपया हमने उनको देने का निर्णय किया है ताकि उनके ऊपर कोई दबाव न पड़े। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश को बेसहारा गोवंश मुक्त बनाने के तहत बेसहारा गाय बछड़ा बछड़ी पकड़कर अपनी गौशाला में लाने के लिए 600 रुपये प्रति गाय व 800 रुपये प्रति नंदी की दर से तुरंत ही भुगतान नगद कर दिया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल पुलिस, कानून व न्याय और गृह मामलों के विभाग में 443 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। फिलौर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के लिए वे इस ऐतिहासिक परिसर में दूसरी बार आए हैं। उन्होंने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी 443 युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये युवा अधिकारी राज्य की पुरातन शाल बहाल करने में योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी पहली बार हुआ है कि राज्य में कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए 410 हाईटेक नई गाड़ियां पंजाब पुलिस के एसएचओ को दी गई हैं। इससे जहां एक तरफ कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस को अपनी ड्यूटी प्रभावी ढंग से निभाने में काफी मदद मिली है, लेकिन दूसरी ओर वहीं लोगों को सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को राज्य से नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि पंजाब नशे के खिलाफ देश की लड़ाई लड़ रहा है और पंजाब पुलिस ने हमेशा इसकी आपूर्ति को रोकने के लिए बाधा के रूप में काम किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सड़क सुरक्षा बल को सड़कों की सुचारू निगरानी के लिए पहले चरण में 144 अत्याधुनिक वाहन दिए गए हैं, जो कि सड़कों की निगरानी के लिए हर 30 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किए गए हैं। इस बल ने फरवरी 2024 से अपनी शुरुआत के बाद से अब तक 1000 से अधिक कीमती जानें बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जाती 5 महीनों च ਜਿਹੜੇ पिछले साल के अंकड़े कड्डो ਤਾਂ पिछले साल 1 फरवरी तो लैके अगस्त तक ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ 'ਚ ਤੇ ਐਤਕੀ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਲਓ ਜਦੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਐਸਐਸਐਫ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਮਰੇ, ਕੱਲੇ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, 80 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਜੇਵਰਾਤ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੀ ਆ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ। ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, क्योंकि कई सूबे एसएसएफ वांगू आपकी सड़क सुरक्षा फोर्स जी है वो बनानी चाहते हैं, ट्रेनिंग आपा देनी उन्होंने इत्थे। हरियाणा सरकार ने युवाओं को बड़ी राहत देते हुए हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि एचटेट की वैधता आजीवन कर दी है। सरकार ने यह फैसला केंद्र सरकार की तर्ज पर लिया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 2.25 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए एचटेट और स्टेट पास करने वाले युवाओं के प्रमाण पत्रों की मान्यता आजीवन के लिए कर दी है। इससे पहले जून 2020 में सरकार ने एचटेट की मान्यता को 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया था। अब प्रमाण पत्र आजीवन रहने से युवाओं को बड़ी राहत मिली है। सरकार की ओर से जल्द ही पात्र युवाओं को आजीवन वैधता संबंधी प्रमाण पत्र भी जारी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा कल सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से एक बार फिर से 9 श्रेणियों में विभिन्न पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। इसके लिए 10 अगस्त तक आवेदन होंगे और अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों को बांग्लादेश की स्थिति से अवगत करवाया। राज्यसभा में बांग्लादेश को लेकर जानकारी देते हुए कहा गया कि भारत सरकार वहां की परिस्थितियों पर करीबी से नजर रखे हुए है। वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर वो संजीदा है। विदेश मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में करीब 19,000 भारतीय हैं, जिसमें से 9,000 छात्र हैं। इनमें से अधिकांश स्टूडेंट्स जुलाई महीने में ही भारत आ चुके हैं। जो आना चाहते हैं उनके लिए सुरक्षा के उचित प्रयास भी किए गए हैं। And growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. विदेश मंत्री ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हो रही घटनाओं को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हम अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्क हैं। विदेश मंत्री ने बताया कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वहां तेजी से बेकाबू हुए हालात के बाद बहुत ही कम समय में शेख हसीना ने भारत आने की अनुमति मांगी, जिसे भारत ने मंजूर कर लिया है। गुजरात की राज्यपाल और गुरुकुल कुरुक्षेत्र के संरक्षक आचार्य देवव्रत राष्ट्रपति भवन में राज्यपाल के 2 दिवसीय सम्मेलन के बाद कल चंडीगढ़ पहुंचे। वे 9 से 12 अगस्त तक हरियाणा प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे अलग अलग जिलों के किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित भी करेंगे। कल चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में शामिल है। केंद्रीय बजट में 2 साल के भीतर 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आचार्य देवव्रत ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती व जैविक खेती के अंतर को समझना होगा। देश की सेहत व किसान का भविष्य प्राकृतिक खेती में ही निहित है। इस देश के खाद्यान्न भंडार को भरने में 2 फसल मुख्य रूप से योगदान करती, गेहूं और चावल, और इन दोनों फसलों की भरपूर पैदावार लेनी है प्रति एकड़, तो 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन की जरूरत है। अब यदि रासायनिक खेती करनी है तो बाजार में जाओ, यूरिया डीएपी का कट्टा उठाओ और फेंक दो, 60 किलो नाइट्रोजन डाल दो, पूरा हो गया। 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है, और हमें नाइट्रोजन कितना चाहिए? 60 किलो। इसका मतलब 1 एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की खाद पड़ेगी। इस दौरान उन्होंने गाय के गोबर, दालों और गुड़ से बने हुए घरेलू प्राकृतिक उर्वरक की विधि भी साझा की है। प्रेस वार्ता में उन्होंने नशे के मामले में पूछे गए सवाल पर कहा कि गुजरात के समुद्री बंदरगाहों से नशा रोकने के सरकार की ओर से कड़ी कार्यवाही भी की जा रही है। और अब खबरें फटाफट। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को फसल ऋण, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन सहित संबंधित गतिविधियों के लिए कम ब्याज दर पर अल्प अवधि लोन उपलब्ध करवाने के लिए दिए आदेश। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख किया नियुक्त। 13 सदस्यीय दल के साथ हुई बैठक में लिया गया फैसला। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में आज रात से फिर बदलेगा मौसम। हरियाणा के 7 जिलों में बारिश और 11 शहरों में ऑरेंज अलर्ट किया जारी। पेरिस ओलंपिक में आज 53 किलोग्राम में मुकाबला खेलेगी भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल। फोन पर माता पिता से मेडल जीतकर स्वदेश लौटने का किया वायदा। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।